इतिहास में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जो सब कुछ बदल के रख देते हैं। मतलब एक विशाल साम्राज्य का पतन होता है और फिर उसी की राख से नई ताकतें जन्म लेती हैं। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे ही तूफानी दौर की कहानी में गोता लगाने वाले हैं। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और इसका जवाब उतना सीधा भी नहीं है। क्या हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है, या फिर कोई नए हीरो सामने आते हैं, या फिर सब कुछ बिखर जाता है? यही वो सवाल है जो आज के हमारे इस विश्लेषण के बिल्कुल केंद्र में है। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1707। मुगल बादशाह औरंगजेब की मौत हो गई। औरंगजेब जो आखिरी महान मुगल था, और बस उसके जाते ही वो साम्राज्य जो लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर राज करता था, ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, जब भी कोई बड़ी शक्ति गिरती है तो उस खाली जगह को भरने के लिए कोई ना कोई तो आगे आता ही है। तो चलिए देखते हैं कि इस खेल में नए खिलाड़ी आखिर थे कौन। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इतना बड़ा मुगल साम्राज्य अंदर से खोखला क्यों हो रहा था। देखिए, औरंगजेब की दशकों तक चली लड़ाइयां, जो बहुत महंगी भी थीं, और उसकी जो सख्त नीतियां थीं, उन्होंने शाही खजाने को लगभग खाली कर दिया था, और कई लोग उससे नाराज भी थे। उसकी मौत ने तो बस उस प्रक्रिया को और तेज कर दिया। औरंगजेब के बाद का जो दौर था, अरे बाप रे, वो तो भयानक अस्थिरता का दौर था। बादशाह इतनी तेजी से बदल रहे थे कि गिनना मुश्किल हो जाए। ज्यादातर तो साजिशों और हत्याओं का शिकार हो जाते थे। सत्ता के लिए ये जो लगातार खींचतान चल रही थी, उसने केंद्रीय ताकत को बहुत कमजोर कर दिया। दिल्ली का दरबार, जो कभी सत्ता का केंद्र हुआ करता था, अब शक्तिशाली अमीरों के लिए समझिए एक अखाड़ा बन गया था। औरंगजेब के ठीक बाद जो शासक आया, बहादुर शाह प्रथम, उसे ये नाम दिया गया था। जरा सोचिए, शाह बेखबर, एक ऐसा बादशाह जिसे अपने ही साम्राज्य की कोई खबर नहीं। ये नाम ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है कि लीडरशिप कितनी कमजोर हो चुकी थी, और इसी खालीपन को भरने के लिए नई शक्तियां तैयार हो रही थीं। और इसी सियासी खालीपन के बीच उत्तर पश्चिम में पंजाब की जमीन पर एक नई ताकत बहुत तेजी से आकार ले रही थी, और वो थे सिख। इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा मोड़ आया 1699 में, जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। ये सिर्फ एक धार्मिक घटना नहीं थी, नहीं, ये मुगल शासन के सालों के जुल्म का एक सीधा जवाब था। इसने सिख समुदाय को आत्मरक्षा के लिए एक अनुशासित फौज में बदल दिया। खालसा का मतलब होता है पवित्र। ये उन सिखों का एक समूह था जिन्होंने एक संत सिपाही वाली पहचान को अपनाया। मतलब वो धर्म और अपने लोगों की रक्षा के लिए लड़ने को हमेशा तैयार थे। इस एक कदम ने सिख इतिहास की दिशा ही मोड़कर रख दी। गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद गुरु परंपरा तो समाप्त हो गई, और नेतृत्व चला गया बंदा बहादुर जैसे कमाल के मिलिट्री लीडर्स के हाथों में। उन्होंने मुगलों के खिलाफ एक जबरदस्त विद्रोह की अगुवाई की और जमींदारों से सताए हुए किसानों को एकजुट किया, और इसी से पंजाब में एक आज़ाद सिख राज्य की नींव पड़ी। अच्छा, अब कहानी का रुख थोड़ा दक्षिण की तरफ करते हैं, जहां एक और बड़ी ताकत अपने चरम पर पहुंच रही थी। ये थे मराठा, जो दक्कन के पठार से उठकर पूरे भारत पर अपना असर डाल रहे थे। इसकी नींव रखी थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने। वो सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही कुशल शासक भी थे। उनका अष्टप्रधान मंडल, यानी 8 मंत्रियों की जो काउंसिल थी, वो उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही मॉडर्न और असरदार सिस्टम था। लेकिन शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य में पावर का समीकरण बदलने लगा। छत्रपति यानी राजा धीरे धीरे बस नाम के शासक बनते जा रहे थे। जो असली ताकत थी, फैसले लेने की पावर, वो किसी और के हाथ में जा रही थी, और वो थे पेशवा। साल 1713 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने तो उन्होंने अपनी काबिलियत से मराठा साम्राज्य को संभाला। धीरे धीरे ये पद पुश्तैनी हो गया और पेशवा ही मराठा साम्राज्य के असली शासक बन गए, और उन्होंने मराठा ताकत को दिल्ली के दरवाजे तक पहुंचा दिया। तो आप देखिए, मैदान सज चुका था। एक तरफ दिल्ली में नाम का मुगल साम्राज्य था, और दूसरी तरफ 2 जबरदस्त ताकतें उभर रही थीं। उत्तर में सिख और पूरे मध्य भारत में फैले मराठा। जाहिर है, टकराव तो होना ही था। और ये ऐतिहासिक टकराव हुआ भारत के सबसे मशहूर युद्ध के मैदानों में से एक पर। साल था 1761, जगह थी पानीपत।
इस लड़ाई में आमने सामने थे मराठा, जो उस वक्त भारत की सबसे बड़ी ताकत माने जाते थे, और अफगानिस्तान से आया हमलावर अहमद शाह अब्दाली। ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली पर कब्जे के लिए नहीं थी, नहीं, ये तो ये तय करने के लिए थी कि हिंदुस्तान पर आखिर राज करेगा कौन। इस लड़ाई का नतीजा मराठों के लिए बहुत विनाशकारी रहा। ये सिर्फ एक फौजी हार नहीं थी, ये एक पूरी पीढ़ी के नेतृत्व का खात्मा था। ये जो सांकेतिक संदेश है ना, दो मोती घुल गए, ये बताता है कि कैसे मराठों के बड़े बड़े कमांडर और नेता एक ही दिन में मारे गए। इस नुकसान से उभरने में उन्हें दशकों लग गए। पानीपत के इस लड़ाई के नतीजे बहुत दूर तक गए। इसने भारत के सियासी नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस एक हार ने पूरे भारत पर एक साम्राज्य बनाने के मराठों के सपने को तोड़ दिया। मुगल तो पहले ही कमजोर हो चुके थे, तो अब भारत में कोई एक सेंट्रल पावर बची ही नहीं थी। देश कई छोटे बड़े राज्यों में बंट गया था, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, और हाँ, सिख और मराठा संघ भी थे। तो इस सब का निचोड़ ये है कि इस पूरी उथल-पुथल ने भारत को टुकड़ों में बांट दिया था और काफी कमजोर भी कर दिया था। और इसी बिखराव ने एक नई विदेशी शक्ति के लिए दरवाजा खोल दिया, जो अब तक सिर्फ व्यापार करने आई थी, पर अब वो इस सियासी खालीपन को भरने के लिए पूरी तरह तैयार थी। वो शक्ति कौन थी? खैर, ये एक और कहानी है जो शायद किसी और दिन सुनाई जाएगी।